झूठ को सच और सच को झूठ दिखाते हैं। झूठ को सच और सच को झूठ दिखाते हैं। ये झूठे कलम वाले आवाम को बरगलाते हैं। बड़ा ही नाजुक रिश्ता है लोगों का लोगों से। बड़ा ही नाजुक रिश्ता है लोगों का लोगों से। ये टीवी वाले मुल्क को जहर की चाय पिलाते हैं। बहुत फिक्र है इन्हें सरकारों के गिरने और गिराने की। बहुत फिक्र है इन्हें सरकारों के गिरने और गिराने की। ये मुल्क के दलालों को इंसानों का मसीहा बताते हैं। गरीबी, भूख, बेकारी और भी सवाल हैं जाने कितने। गरीबी, भूख, बेकारी और भी सवाल हैं जाने कितने, मगर ये मुल्क को महज़बी खिलौनों से बहलाते हैं। था कभी एतबार हमें इन खबरों के फनकारों पर। था कभी एतबार हमें इन खबरों के फनकारों पर। अब तो ये खबरों का धमाका रीमिक्स बताते हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के इस स्पेशल सेगमेंट में स्पेशल सेगमेंट इसलिए कह रही हूँ कि इस कविता से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मेरा वार मीडिया पर है। आज मैं YouTube के न्यूज़ में देख रही थी तो मुझे एक दिखाई दिया चैनल न्यूज़। हालांकि ये मेरे अंदर दबे हुए शोले बहुत समय से दबे हुए थे और मैं इन्हें भड़कने का इंतज़ार कर रही थी, या यूँ कहूँ कि मुझे सटीक शब्द नहीं मिल रहे थे, सटीक टॉपिक नहीं मिल रही थी। लेकिन आज उस YouTube चैनल को देख करके मुझे सटीक शब्द भी मिल गए, टॉपिक भी मिल गया और दिल से एक आवाज़ निकली कि बहुत ज़रूरी है इन्हें बेनकाब करना। हालांकि इनके ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए हैं और बहुत सी उंगलियां उठी हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ मीडिया की, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आज हर जगह इन लोगों ने, मीडिया वालों ने एक गंदगी सी फैला रखी है। कुछ भी दिखा देते हैं न्यूज़ में और ये इनका प्रायोजित कार्यक्रम होता है। तो मैं आपसे शुरुआत में जिक्र कर रही थी कि मैंने YouTube चैनल देखा और मुझे अचानक से अंदर से एक आक्रोश आया कि नहीं, इनके ऊपर मुझे बोलना चाहिए। और ये हैं मीडिया कर्मी। और जो मैंने देखा वो अभी तत्काल एनकाउंटर, विवादित एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पत्नी का इंटरव्यू था। और उस इंटरव्यू में मीडिया कुछ इस तरह से प्रश्न कर रही थी कि अगर विकास दुबे की पत्नी की जगह कोई भी होता तो वो इसी तरह से रिएक्ट करता जो उन्होंने किया। और उसको मीडिया वालों ने वहीं पे ऑन द स्पॉट उन्हें कहा, आप गाली दे रही हैं, आप मीडिया को भड़का रही हैं, आप मीडिया पे उंगली उठा रही हैं। मैं पूछती हूँ, उंगली क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए? एक पत्नी सिर्फ पत्नी है और उसके पति को मार दिया गया है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो निर्दोष है, लेकिन उंगलियां इस एनकाउंटर पे भी उठ रही हैं। वो बात का मुद्दा है, मैं उसमें उलझना नहीं चाहती हूँ। इसके अलावा मैंने अक्सर देखा है, जैसे सुशांत सिंह की मौत हुई। सोचिए, जिसका इकलौता बेटा सुसाइड कर लिया हो और वो सुसाइड भी विवादों के घेरे में हो, उस पर भी शक किया जा रहा हो कि वो मर्डर है या सुसाइड है। और उस पिता से, जिस पिता ने अपना होशो हवास खो बैठा हो, उस पिता से अगर प्रश्न किया जाए कि आपके बेटे ने सुसाइड कर ली, आपको कैसा लग रहा है? सोचिए उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगी। किसी सेना के कर्मी को शहीद होने के बाद उसकी पत्नी से पूछा जाता है
कि आपको कैसा लग रहा है। मैं मानती हूँ यह देशभक्ति का मामला है और एक पत्नी ये कह सकती है कि मुझे गर्व है कि मेरे पति शहीद हुए, लेकिन वो एक पत्नी भी है और पत्नी अपने पति के मौत पे कभी भी गर्व नहीं करेगी। गर्व करेगी लेकिन उसके अंदर का जो तूफान होता है, पति को खोने का दर्द होता है, वो हर पत्नी को एक समान होता है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि क्या मीडिया एकदम से संस्कारहीन हो गई है? कुछ मीडिया कर्मियों पर उंगली भी उठाई जाती है, जैसे अर्नब गोस्वामी हो गए, अंजना ओम कश्यप हो गई, रुबीना लियाकत हो गई या फिर सुधीर चौधरी। इनके बहस के मुद्दों को, डिबेट के मुद्दों को मैंने देखा है। इनके एपिसोड में, इनके लाइव चैनल में कुछ इस तरह से डिबेट होते हैं कि संस्कारों को एकदम से ताक पर रख दिया जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते। ये फिर से उन्हीं विवादित नेताओं को डिबेट में बुलाते हैं, जिससे वो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह का बर्ताव, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है, या बढ़ने वाले बच्चों के लिए ये कहीं भी सही संदेश नहीं जाता है। और हम और आप सब जानते हैं कि आज इंटरनेट इतनी आसानी से उपलब्ध है, तो हर चैनल, हर न्यूज़, हर प्रोग्राम हर बच्चे की पहुंच तक है। पत्रकारों पर अक्सर दरबारी और सरकारी बनने का आरोप लगता रहा है। कभी उन्हें भ्रष्ट कहा गया तो कभी लोगों के मुद्दों और घटना को लेकर संवेदनहीन और क्रूर, और मैं समझती हूँ ये कहीं भी गलत नहीं है। जिन लोगों ने तमाम उम्र पत्रकारिता की प्रैक्टिस की, वे अब आउटडेटेड हो गए। नई पत्रकारिता या न्यू मीडिया में वे अब मिसफिट हो गए हैं। अब संपादकों की जगह मैनेजर ने ले ली है, जो अखबार या न्यूज़ चैनल भी चला सके, टीआरपी ग्राफ या रीडरशिप भी बनाए रखे और कमर्शियल ग्रोथ को भी मेंटेन कर दे। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया शामिल है, सरकार का चारण बनकर रह गया है। और यहाँ तक कि वे अखबार भी जो खुद को संतुलित और मध्यम मार्गी मानते हैं, वे भी वैसी गंभीर खबरों को पिछले पन्ने पर धकेल दे रहे हैं जो सरकार को अपने खिलाफ लग सकती है। जहाँ तक निष्पक्ष पत्रकार का सवाल है, जो कोई पक्ष लेने की जगह लचर और अस्पष्ट विचार परोसते हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि काफ़ी कुछ पर्दे के पीछे अंजाम दिया जा रहा है और अखबार के प्रबंधकों और संपादकों ने न सिर्फ घुटने टेक दिए हैं, बल्कि अपने चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा में सरकार की आत्मा समा गई है और वे कोप भाजन बनने की जगह सुरक्षा कवच में खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के नाम पर पाखंड किया जाता है। राजनैतिक रिपोर्टिंग के नाम पर कागजी विकास का बखान, विपक्ष पर शर्मनाक टिप्पणी तथा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आलोचना की किसी भी आवाज को दबाने की कोशिश के अलावा पत्रकारिता का कोई संस्कार नहीं रह गया है। सुधीर चौधरी के डीएनए को मैं अक्सर देखती रहती हूँ और मैं उसमें देखती हूँ कि वो मुस्लिमों को टारगेट करके उनसे कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पे अंकुश कौन लगाएगा, क्योंकि सुधीर चौधरी अब स्पष्ट रूप से बीजेपी की भाषा बोलते हैं, बीजेपी के फेवर में बातें करते हैं और बीजेपी के फायदेमंद डीएनए भी करते हैं। मैं सुधीर चौधरी को अपने इस वक्तव्य के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि सुधीर चौधरी जी, आप एक बार अपना भी डीएनए करा लें। आप वास्तव में वही हैं जो पैदा हुए थे या किसी पड़ोस की संतान है, किसी मंदिर में मिले हुए इंसान हैं। ये उनका अपना मामला है, लेकिन देश में
आज अगर हिंदू मुस्लिम के बीच एक कट्टरता पनप रही है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मीडिया है, जो गवर्नमेंट के हाथों की कठपुतली बन गया है। मेरी एक पत्रकार से बात चल रही थी और मैंने उनसे यही पूछा कि अगर आपके डिबेट में संबित पात्रा इतने बदतमीजी पूर्ण लहजे में डिबेट करते हैं, अपने विचार रखते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, तो आप उनका वॉल्यूम 0 क्यों नहीं कर देते या आप उन्हें अगली बार क्यों बुलाते हैं? तो उस पत्रकार का जो फीमेल थी उसका यही कहना था कि घर चलाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, हम कोठों पे बैठ के धंधा नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि सत्ता के विषय में अगर 2-4 बातें बोल करके हमारा प्रमोशन हो जाता है, जो हम 20 वर्षों पे भी स्थान नहीं पा सकते थे वो हम 1 महीने के अंदर में पा जाएं तो क्या बुराई है, क्योंकि हम अकेले दुनिया नहीं बदल सकते। और मैं उनकी इस बात से शायद इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि घर चलाने के लिए आपको समझौते करने पड़ते हैं। अब ना वो समाज है, अब ना वो संस्कार है कि इंसान भूखों मर जाएगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन समझौता नहीं करेगा। आज हर फील्ड में समझौते हो रहे हैं और जो भी पद की उच्चतम पोस्ट पर बैठा हुआ है उसने कहीं ना कहीं समझौता जरूर किया है और इस तरह का समाज पिछले 6-7 सालों में विकसित हुआ है। ये तो हुई आज वर्तमान में मीडिया की दशा। मैं आपसे अंत में ये बात करना चाहती हूँ कि वास्तव में हमारे सपनों में, हमारे आँखों में, हमारे विचारों में और हमारे संस्कारों में मीडिया का क्या रूप है। विभिन्न समाचार माध्यमों जैसे अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट पोर्टल आदि नागरिकों के लिए समाचार और सूचना के स्रोत होते हैं। इनकी मदद से ही हम देश दुनिया का हाल जानते हैं, घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में अपनी राय बनाते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। पत्रकारिता वह माध्यम है जो नागरिकों और शासन के बीच संवाद और मुद्दों का आदान प्रदान करती है। पत्रकारिता अगर जिम्मेदारी के साथ ना की जाए तो बड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, जो नागरिक, समाज और शासन सबके लिए नुकसान का कारण बन सकती हैं। पत्रकारिता और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं। सच कहा गया है कि पत्रकारिता से लोकतंत्र जिंदा है। आइए जानते हैं कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर दुनिया भर के महान लोगों द्वारा व्यक्त किए गए कुछ रोचक उद्गार पत्रकारिता पर चुनिंदा कथन। यह सच कहा गया है कि पत्रकारिता से लोकतंत्र जिंदा है। अगर पत्रकारिता निष्पक्ष है तो देश में प्रशासन भी अच्छा होगा। कहते हैं जो काम हथियार से नहीं होता वो कलम कर जाती है, लेकिन अफसोस है कि आज भारत में यही कलम बिकाऊ हो गई है और जब कलम बिकाऊ हो जाती है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है। मैं अंधभक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप निष्पक्ष होकर सरकार का विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि मीडिया आज किस हद तक गिर गई है और मीडिया के इस हद तक गिरने का प्रमुख कारण सरकार की गुलाम, सरकार की बांदी हो जाना है। मुझे लगता है कि मैंने अपने विचारों से आपको रूबरू करा दिया है। फिर भी बहुत कुछ रह गया है जो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने कमेंट के द्वारा अपने विचार, अपने सुझाव हमें देंगे, जिससे हम अपने गुणवत्ता को बनाए रखने में सहयोग पा सकें।
आज इस मीडिया की सेगमेंट को मैं चंद लाइनों से समाप्त करती हूँ, जो मेरी आंखों में बचपन से मीडिया का रूप है। आवाज़हीन की आवाज़ हूँ, आवाज़हीन की आवाज़ हूँ, लोकतंत्र का मैं साज हूँ। जनता की आलोचनाओं का हर बार बनता मैं शिकार हूँ। जनता की आलोचनाओं का हर बार बनता मैं शिकार हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं चलता फिरता समाचार हूँ। इन चंद लाइनों के साथ में इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन अंत में आज मैं आपसे थोड़ा रूबरू होना चाहती हूँ, अपने विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ। हमने रेशमी पाजेब में बहुत सारे सेगमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट उठाए, कुछ सोशल इश्यू को भी हमने डिस्कस किया। तो अब मैं आपसे एक सहयोग चाहती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट पर अपने विचारों के साथ औरों के थॉट्स को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाएं और शायद इसी के माध्यम से हम आपसे और अच्छे से जुड़ पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सबसे ज़रूरी अपने सुझाव हमें, अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे हमें भी पता चल सके कि हमें अभी और कहाँ सुधार करना है। और अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आज आपसे यहीं विदा लेती हूँ।